चलिए हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के पद रचना के अंतिम पार्ट में। हो गई है पीर परवसी, यह दुष्यंत कुमार की रचना है और संभवतः यह इस प्रकार की अपनी पहली रचना है जिसे आप पढ़ेंगे, क्योंकि यह कोई कविता नहीं बल्कि गज़ल है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गज़ल क्या है। तो गज़ल उर्दू की एक लोकप्रिय साहित्य विधा है। गज़ल एक ऐसी काव्य विधा है जिसे ना तो आप प्रबंध काव्य कह सकते हैं और ना ही मुक्तक काव्य। देखिए, प्रबंध और मुक्तक काव्य क्या होता है। प्रबंध काव्य उसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक कविताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। जैसे कि आप जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो राम का जन्म हुआ, फिर राम बड़े हो जाते हैं, फिर राम गुरुकुल में जाते हैं, फिर गुरुकुल से आते हैं, फिर उनका वनवास हो जाता है। तो सारी घटनाएं मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं किसी के जीवन का यात्रा वृतांत, इसे आप कहिएगा, इसे आप कह सकते हैं एक तरह से प्रबंध काव्य है। मगर जब आप कबीर के दोहों को पढ़ते हैं तो वो प्रबंध काव्य नहीं है। ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया है कि कबीर का जन्म हुआ, फिर कबीर बड़े हो गए, फिर कबीर जो है कहीं और चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसे मुक्तक काव्य कहिएगा। तो गजल जो होता है एक तरह से वो ना तो प्रबंध होता है और ना ही मुक्तक होता है। हाँ, गजल को आप शेर जरूर कह सकते हैं। एक तरह से शेर और शायरी होती है वो जरूर कह सकते हैं। दो पंक्तियों की रचनाएं शेर कहलाती है तथा कम से कम 5 शेर एक साथ जब मिल जाए तो उसे गजल कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर दो पंक्तियों को दोहा भी कहते हैं। तो दोहा और शेर में यह मौलिक फर्क होता है कि दो पंक्तियों के जो शेर होते हैं उसमें 28 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहे में 12 और 13 मात्राएं होती है। तो शेर के प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राएं होती है। और जब कम से कम 5 शेर आपस में मिल जाएं तो वह गजल बनते हैं। किसी गजल के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहली, इब्लम अर्थात स्पष्टता। दूसरी, तगज्जुल अर्थात बातें प्रेम के माध्यम से। और तीसरी, आजाद ख्याली लेकिन अपनी सीमाओं में। चलिए शुरू करते हैं। दुष्यंत कुमार की प्रसिद्ध रचना हो गई है पीर परवसी, जो कि एक कविता नहीं बल्कि गजल है। थोड़ा सा जान लेते हैं दुष्यंत कुमार के बारे में। दुष्यंत कुमार समकालीन नई कविता के प्रमुख रचनाकार है। इन्होंने आज़ादी के पहले के अत्याचार को भी देखा और आज़ादी के बाद जर्जराती हुई हमारे देश की सरकार को भी। 1 सितंबर 1933 में इनका जन्म नवादा में हुआ था। प्रस्तुत रचना आप जो पढ़ने जा रहे हैं, हो गई है पीर परवसी, इसका मूल संकलन साय में धूप से है। साय में धूप एक गजल संग्रह है जिसका पूरा नाम है यहाँ दरख्तों के साय में धूप लगती है। प्रस्तुत गजल को समझने के लिए सबसे पहले आपको मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। देखिए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण हमेशा से समाज को 2 भागों में विभक्त करके देखता है। एक पूंजीपति वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग। एक मिल का मालिक, एक मिल का मजदूर। एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। अर्थात इस कविता को समझने के लिए आपको पूरे समाज को 2 भागों में बांट कर देखना होगा। कवि कहते हैं कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए। अर्थात कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक ऐसे कवि हैं जो आज़ादी के पहले के अत्याचार को भी देखते हैं और आज़ादी के बाद के मोह भंग को भी। अर्थात कवि की यह धारणा है, यह सोच है, यह मानना है कि हो गई है पीर परवसी, जो पीड़ा है वो जमने के कारण परवसी हो गई है, पिघलनी चाहिए और इस पर्वत को अब एक ना एक दिन पिघलना चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यह हिमालय के तरह जो सर्वहारा वर्ग की पीड़ा है, कौन सी पीड़ा? गरीबी, भूखमरी, रोटी कपड़ा और मकान की असुविधाएं, ऐसी सुविधाएं जो मौलिक आवश्यकताएं गरीबों को प्राप्त नहीं है और इसके कारण जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है और जो पीड़ा जो है हिमालय से भी बड़ी हो गई है, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलनी चाहिए। कौन सी दीवार? वह दीवार जो समाज को 2 भागों में बांटती है, वो दीवार जो समाज को गरीब और अमीर में बांटती है, वो दीवार जो पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के लिए है, उस दीवार को आज पर्दों की तरह कवि हिलाना चाहते हैं। शर्त लेकिन है कि बुनियाद हिलनी चाहिए।
कवि चाहते हैं कि शोषणवादी नीतियों की बुनियाद जो है वो एकदम से समाप्त हो जाए, वो बुनियाद पूरा हिला देना चाहते हैं। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में, भारत के सबसे छोटी इकाई से लेकर सबसे बड़ी इकाई तक हाथ हिलाते हुए लाशें चलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार को यह लगता है कि शोषणवादी नीतियों के कारण गरीब एवं सर्वहारा वर्ग की स्थिति इतनी अधिक खराब हो गई है कि एक तरह से वो लाश के जैसे हैं, जिसके अंदर जीवन नहीं है, क्योंकि चेतना नहीं है, क्योंकि वो विरोध नहीं करते हैं। हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। इसलिए शोषणवादी नीतियों से परेशान प्रत्येक व्यक्ति को वो चलने के लिए, अर्थात विरोध करने के लिए, विद्रोह करने के लिए उकसाते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कवि यह नहीं चाहते हैं कि केवल हंगामा खड़ा हो, कुछ क्षण के लिए हो और फिर वो समाप्त हो जाए। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। कवि यह चाहते हैं कि शोषणवादी नीतियों के फलस्वरूप जो दुख, संताप जो उत्पन्न हो रहा है वो समाप्त हो। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, अगर मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं ना कहीं विद्रोह की ज्वाला जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। प्रस्तुत गजल संग्रह के माध्यम से, प्रस्तुत गजल के माध्यम से एक तरह से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास दुष्यंत कुमार कर रहे हैं, और इस परिवर्तन को लाने का मूल जो स्रोत होगा वो आंदोलन होगा। इसकी व्याख्या, आलोचनात्मक व्याख्या आपको कैसे लिखनी है तो मैं स्पष्ट करता हूं। इसकी आलोचनात्मक व्याख्या आप कैसे लिखिएगा। सबसे पहले आपको हेडिंग मारना है अवतरण। अवतरण में आपको पाठ का नाम लिखना है। पाठ का नाम हो गई है पीर पर्वत सिंह। कवि का नाम लिखना है दुष्यंत कुमार, और इसका मूल संकलन लिखना है। अब आप कैसे लिखिएगा ये समझ लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचय के हो गई है पीर पर्वत सिंह कविता से लिया गया है। इसके कवि समकालीन एवं नई काव्यधारा के लोकप्रिय कवि दुष्यंत कुमार है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि प्रस्तुत कविता एक गजल है जो साए में धूप से लिया गया है। साए में धूप गजल संग्रह है। इसका वास्तविक नाम, अर्थात कि पूरा नाम, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। ये नाम बहुत बड़ा होने के कारण काला उपरांत इस नाम को छोटा कर दिया गया और शॉर्ट नाम तैयार किया गया, साए में धूप। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको बताना है कि प्रस्तुत कविता जो है, प्रस्तुत कविता में उन 5 क के बारे में बताना है कि प्रस्तुत कविता में कौन, किससे, कब, क्यों और क्या कहता है। कौन कहता है तो दुष्यंत कुमार कहते हैं। किससे कहते हैं तो साधारण जनता से कहते हैं जो शोषणवादी नीतियों के शिकार हुए हैं। कब कहते हैं, शोषणवादी नीतियों के शिकार होने के समय कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो शोषण से मुक्ति पाना चाहते हैं। और क्या कहते हैं तो विद्रोह का, विरोध का आवाहन करते हैं। इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है, जो अभी मैं व्याख्या आपको समझाया वो लिखनी है। और अंत में आपको जो है इसकी विशेषता लिखनी है, या विशेष कहा जाता है, विशेषता नहीं विशेष कहा जाता है। विशेष आपको नंबर वाइज लिखना पड़ता है। 1 नंबर आप लिखिएगा, प्रस्तुत कविता जो है वह एक गजल है। पहले तो आप ये स्पष्ट कर दीजिए। फिर दूसरा नंबर लिखिए, प्रस्तुत गजल की जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी है। तीसरा ये लिख दीजिए कि गे शैली में रचित है। और चौथा लिख दीजिए तुकांत छंद में लिखा हुआ है, तुकांत छंद में। धन्यवाद। इस तरह से उच्च माध्यमिक, पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक के अंतर्गत आज अंतिम पाठ, कविता का जो अंतिम पाठ था हो गई है पीर पर्वत सिंह, यह समाप्त हुआ। अगर किसी भी कविता से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप के प्रश्नों के समाधान के लिए तैयार हूं। धन्यवाद।